नमस्कार, मनुदेल सिरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजपूतों का इतिहास, जिसमें चौहान वंश का इतिहास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शाकंभरी एवं अजमेर के चौहान के बारे में। इसमें हम महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो लाइन बनती है वो ही मैं इसमें लेके आई हूँ। तो सबसे पहले शाकंभरी एवं अजमेर के चौहान में चौहानों का जो मूल स्थान है वो पूछा जाता है तो जांगल देश में सांबर के आसपास सपादलक्ष क्षेत्र में माना जाता है। क्वेश्चन पहला यहाँ से बनता है। दूसरा आता है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर कहाँ है? नागौर। अहि छत्रपुर या नागौर दोनों आ सकते हैं नाम, ज़्यादातर अहि छत्रपुर पूछा जाता है। यह राजस्थान का पहला चौहान राज्य था। तो पूछा जाए क्वेश्चन, देखो आरएस में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि चौहान राज्य राजस्थान का कौन सा था, तो पहला कौन सा था, तो शाकंभरी एवं अजमेर के चौहान है वो राजस्थान के पहले चौहान राज्य थे। दूसरा आता है कि बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति था, जिसने 551 ईस्वी के आसपास इस वंश का शासन प्रारंभ किया था। किसके अनुसार है? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी इसी ने करवाया था। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। और ये कहाँ पे मिलता है? बिजौलिया शिलालेख में मिलता है। इतनी ही बात याद रखनी है शाकंभरी और अजमेर के चौहान में। फिर इसमें आता है इसके संस्थापक के बारे में आ गई, इसकी राजधानी के बारे में आ गई, और यहाँ से जानकारी कहाँ से मिलती है वो आ गया। अब आता है इनमें जो राजा हुए हैं उसमें पहला है अजय राज, जिसे अजय पाल के नाम से भी जानते हैं। यह महान शासक जिसने 1113 ईस्वी के लगभग अजय मेरू, जिसे हम अजमेर कहते हैं, बसाकर उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था। 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है। अजय देव नाम से चांदी के सिक्के भी चलाए थे। तो ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने अजय देव के नाम से क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। तो उसका क्या नाम है? अजय राज या अजय पाल। ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। फिर आते हैं अर्णोराज। इसमें जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम लोग। अजय राज के बाद अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में लगभग अजमेर का शासन संभाला। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हराकर अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो तुर्क आक्रमणकारियों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो अर्णोराज के शासनकाल में किया था। और उसने आना सागर झील का निर्माण कब करवाया था? इन तुर्क आक्रमणकारियों को पराजित किया था, उसके बाद में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया है। इंपॉर्टेंट बात है, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? पुष्कर में अर्णोराज ने करवाया। ये अर्णोराज के बारे में बात ध्यान रखनी है। फिर आते हैं बिसल देव, जिसे हम विग्रह राज चतुर्थ भी कहते हैं। 1158 ईस्वी के आसपास अजमेर की गद्दी पर बैठे, राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार किया। तो अजमेर चौहानों में सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाले कौन थे? तो विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें हम बिसल देव भी कहते हैं। दिल्ली के तोमर शासक को इसने पराजित किया, वह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली पे किसका शासक था? तोमर शासक का शासन था। उसको पराजित किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। हालांकि ये कुछ समय के लिए था, थोड़े समय के लिए ना, बस इसको ध्यान में रखना है कि दिल्ली के तोमर शासक को इसने पराजित किया, वह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आता है कि विग्रह राज विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव से जाना जाता है। कवि बांधव के नाम से हम किसे जानते हैं? विग्रह राज चतुर्थ को या बिसल देव को जानते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आता है, इसको ध्यान में रखना। विग्रह राज ने स्वयं ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था, जिसके बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया और वहाँ पे मस्जिद बनाई 2.5 दिन का झोपड़ा। विग्रह राज ने अजमेर में बिसल सागर बांध का भी निर्माण करवाया। पूछा जाता है बिसल सागर बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था। इसके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार किया, इस पे जो आक्रमण हुए उन आक्रमणकारियों को इसने पराजित किया, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, बिसल पर बांध का निर्माण कराया। इस वजह से चौहानों का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव के काल को कहा जाता है। फिर आते हैं अपने पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। तो अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पूछा जाए तो कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। इसने 1177 में पिता सोमेश्वर की मृत्यु के उपरांत 11 वर्ष की आयु में अजमेर का सिंहासन प्राप्त किया था। इसकी माता थी कपूरी देवी।
कपूरी देवी ने बड़ी कुशलता से राज्य को संभाला था। तो इसके ये 11 वर्ष का था, छोटा था। तो इसकी माता इसकी क्या बन गई थी? अंगरक्षिका बन गई थी, रक्षिका बन गई थी, और इसे कपूरी देवी ने ही शासन को संचालन किया था। तो कपूरी देवी को ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था? कपूरी देवी। अब इसमें युद्ध हुए। पृथ्वीराज ने कौन कौन से युद्ध किए? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुआ था। फिर गौरी वापस आया था 1 साल बाद में 1192 में, जिसमें गौरी विजय हो गया था। नेक्स्ट इसमें विद्वान कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक माना जाता है। उसके दरबार में चंद्रवरदाई की पुस्तक का नाम पूछा जाता है। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। जयानक, जनार्दन वन, नागेश्वर आदि विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। तो विद्वानों का आश्रयदाता कौन था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज स्वयं भी क्या था? बहुत बड़ा विद्वान था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के काल में क्या आए थे? गौरी के साथ में भारत आए थे, और इनकी खानगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। नेक्स्ट आता है कि रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों के बारे में देखते हैं हम। ये हमने कहाँ के पढ़े? शाकंभरी के चौहानों के बारे में। अब अपना आता है रणथंभौर के चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत देखो, पृथ्वीराज का जो पुत्र था गोविंदराज, उसने रणथंभौर में जाके अपना शासन स्थापित किया। रणथंभौर वंश का अंतिम प्रतापी शासक हमीर देव माना जाता है। इसी समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, उसने 1301 में आक्रमण किया और रणथंभौर को जीत लिया था। तो ये रणथंभौर के चौहानों के बारे में ध्यान रखना है। किसने की थी? शासन स्थापित किसने किया था? पृथ्वीराज के पुत्र थे गोविंदराज ने रणथंभौर में अपना शासन स्थापित किया। सबसे अंतिम प्रतापी शासक कौन था? हमीर देव। हमीर देव के टाइम में इस पर आक्रमण करता है 1301 में, और रणथंभौर को जीत लेता है। फिर आता है जालोर के चौहान। जालोर के चौहान, जालोर का प्राचीन नाम पूछा जाता है। क्या नाम है? जाबालीपुर है। इसके संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान है। 1309 में अलाउद्दीन यहाँ पर आक्रमण किया, और इस समय यहाँ का शासक कौन था? कानड़ देव था। रणथंभौर पे आक्रमण किया तो कौन थे? हमीर देव। पूछा जाता है जालोर पे आक्रमण किया तो कौन थे? कानड़ देव प्रबंध। तो ये इनके क्या है? पद्म नाम की जो कानड़ देव प्रबंध है, उस पुस्तक से इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। जालोर के चौहान शासक जब एक ने आक्रमण किया 1309 में, तो कौन थे? कानड़ देव। और इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पद्मनाथ की पुस्तक है कानड़ देव प्रबंध, उसमें मिलती है। नेक्स्ट आते हैं सिरोही के चौहान। रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए। सिरोही के चौहानों के बारे में देखते हैं कि सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। पूछा जाए कि सिरोही में चौहानों की कौन सी शाखा का शासन था? तो देवड़ा शाखा का शासन था, जिसकी स्थापना 1131 में लुम्बा के द्वारा की गई थी, और राजधानी कहाँ बनाई थी? चंद्रावर्ती को बनाया था। स्थापना किसने की? शासन की लुम्बा के द्वारा 1131 में। राजधानी किसको बनाया? चंद्रावर्ती को बनाया। सिरोही नगर की स्थापना 1425 ईस्वी में सहासमल नामक राजा ने क्या की थी? किसने की थी सिरोही की स्थापना? सहासमल राजा ने की थी 1425 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं अपने हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती में वर्तमान में कौन कौन से आते हैं? कोटा आता है, झालावाड़ आता है, बूंदी आता है, बारा आता है। ठीक है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा का क्षेत्र। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र करके बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र थे माधो सिंह को दे दिया। किसको अलग कर दिया? कोटा और बूंदी को अलग कर दिया, और बूंदी के शासक जो रतन सिंह के पुत्र थे माधो सिंह को इसने दे दिया। और ये अलग किसने किया? 1631 में शाहजहां ने कोटा और बूंदी को अलग कर दिया। कोटा और बूंदी को अलग किसने किया? शाहजहां ने किया। किसको दिया? बूंदी का जो शासक था रतन सिंह, उसके पुत्र माधो सिंह को दे दिया। 1818 में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने क्या किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये भी पूछा जाता है कि बूंदी ने अधीनता कब स्वीकार की? 1818 में। कौन थे वहाँ के शासक? विष्णु सिंह थे, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये हाड़ौती के चौहान हो गए। अब कोटा राज्य का हम इतिहास देखते हैं। तो कोटा प्रारंभ में क्या था? बूंदी रियासत का ही भाग था। फिर शाहजहां ने अलग कर दिया, और किसको दे दिया? माधो सिंह को दे दिया, और रतन सिंह के पास में बूंदी रह गई। ठीक है, दोनों को अलग अलग किया। तो कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही एक भाग था। यहाँ हाड़ा चौहानों का शासन था। शाहजहां के समय बूंदी नरेश रतन सिंह व पुत्र माधो सिंह को कोटा का पृथक राज्य देकर उसे बूंदी से स्वतंत्र कर दिया। तभी से कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया। कोटा पूर्व में कोटिया भील के नियंत्रण में था। ठीक है, जिसे बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक देवा के पुत्र जेतर सिंह ने मारकर उसे अपने अधिकार में कर लिया। कोटिया भील के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है? कोटा पड़ा है। ये विशेष बात है, पूछी नहीं जाती, लेकिन ध्यान में रखना है ना।
दिसंबर 1817 में यहाँ के शासक जालिम सिंह झाला ने किसने क्या कर ली, संधि कर ली थी। तो ये जालिम सिंह झाला को याद रखना है। जालिम सिंह ने क्या किया, कोटा को समर्पित कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि संधि कर ली 1817 में। और बूंदी ने कब की है, 1818 में। कौन थे शासक, विष्णु सिंह। मेवाड़ राज्य का इतिहास देखते हैं तो उदयपुर जिसे हम मेवाड़ कहते हैं, क्या प्राचीन नाम क्या था, सीवी था, प्रागपाट था, मेदपाट था। ये तीनों नाम मिलते हैं किसके, सीवी, प्रागपाट, मेदपाट में उदयपुर यानी मेवाड़ के मिलते हैं। इस क्षेत्र पर पहले मेद अर्थात मेव या मेर जाति का अधिकार रहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मेदपाट या मेवाड़ पड़ा है। मेवाड़ इतिहास की जानकारी गुहिलादित्य के काल से प्रारंभ होती है। गुहिलादित्य जो क्या थे, गुहिल थे ने 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली। इसके पिता का नाम शीलादित्य व माता का नाम क्या था, पुष्पावती था। बप्पा रावल के बारे में, मेवाड़ राज्य का इतिहास में बप्पा रावल देखते हैं हम तो यह मेवाड़ राज्य का प्रतापी शासक था। इसे मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो अगर आ जाए कि मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन है, बप्पा रावल। इसका मूल नाम क्या था, कालभोज था, और बप्पा क्या थी, इसकी उपाधि थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 734 में बप्पा ने मौर्य राजा मान सिंह से चित्तौड़ को जीता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रतापी शासक था ये। 734 में बप्पा ने क्या किया, मौर्य राजा मान थे उससे चित्तौड़ को जीत लिया था। एकलिंग जी के मंदिर के निर्माता है बप्पा रावल। तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल ने करवाया था। इसी के अंतर्गत आते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के समय इल्तुतमिश ने क्या किया था, मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण करके क्षति पहुंचाई। तब जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर दी, चित्तौड़ कर दी। चित्तौड़ को किसने जीता था, बप्पा ने जीता था मौर्य से। तो इसने जब आक्रमण हुआ इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया नागदा पे, तो जैत्र सिंह डर गए थे। उन्होंने मेवाड़ की राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले गए, चित्तौड़ ले गए थे। ये बात ध्यान में रखनी है। रतन सिंह देखो इंपॉर्टेंट शासक आए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़ पे आक्रमण क्यों किया, क्योंकि वो जैत्र सिंह ने क्या किया, चित्तौड़ ले गया अपनी राजधानी, ठीक है। तब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़ पे आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ में था। रतन सिंह को अलाउद्दीन ने धोखे से कैद कर लिया। बाद में गोरा व बादल ने अलाउद्दीन पर भयंकर आक्रमण किया। रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ में जौहर किया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया और उसका नाम भी परिवर्तित करके क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन के मृत्यु के उपरांत राणा हमीर ने पुनः चित्तौड़ को जीतकर सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। अब कौन आ गए हैं चित्तौड़ में, सिसोदिया वंश। 1782 में लक्ष्य सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और उसके समय में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पूछा जाता है कि पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो लक्ष्य सिंह के काल में हुआ था। राव चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि राव चूड़ा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। नेक्स्ट आता है महाराणा कुंभा। कुंभा को हिंदू सुल्तान व अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। देखो कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा को या फिर हिंदू सुल्तान या अभिनव भट्टाचार्य किसको कहा जाता है, तो कुंभा को कहा जाता है। पिता का नाम मोकल है, माता का नाम सौभाग्य देवी है। कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को क्या किया था, पराजित किया था। तो कुंभा ने क्या किया, सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को इसने पराजित किया था। विजय स्मृति हेतु चित्तौड़ के किले के भीतर विजय स्तंभ का निर्माण कराया। इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 फीट 9 मंजिला है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो इसने मोहम्मद खिलजी को जब हराया तो इसने क्या किया, विजय स्मृति में चित्तौड़ के किले के भीतर ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई पूछे, ध्यान में रखना है 120 फीट है, 9 मंजिला है। इसमें इसे क्या कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। कुंभा ने देखो, कुंभा ने कुंभश्याम मंदिर, आदिवराह मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मेवाड़ में टोटल कितने दुर्ग हैं, 84 दुर्ग हैं। इनमें से 32 दुर्ग हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा के राजाश्रित विद्वान और कलाकार के बारे में देखते हैं। कुंभा का एक कवि, नाटककार, टीकाकार, संगीताचार्य था। उसने खुद क्या था, वो टीकाकार भी था, टीकाएं भी लिखता था, नाटककार भी था और संगीताचार्य था। उसने संगीतराज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया व सूढ़ प्रबंध, कामराज रतिसार नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये सारे ध्यान में रखने हैं आपको, है ना।
सारंग व्यास ये संगीताचार्य थे, कुंभा के संगीत गुरु थे। तो कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कन्ह व्यास दरबारी कवि एकलिंग महात्म्य के रचनाकार हैं कन्ह व्यास। रमाबाई कुंभा की पुत्री थी, संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी रमाबाई। अत्रि संस्कृत के महान कवि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना प्रारंभ की जिसे इनकी मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण किया था। तो अत्रि को ध्यान में रखना है। अत्रि कौन थे? संस्कृत के महान कवि थे। जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति जो बनाई गई थी वो प्रारंभ तो इसने की थी, लेकिन इनके पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूर्ण किया था। मंडन शिल्प शास्त्र के ज्ञाता, अनेक ग्रंथ लिखे जो क्रमशः प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, रूप मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, वेद मंडन, ये सभी किसकी हैं? मंडन की है। कुंभा की हत्या पुत्र उदा ने की थी 1468 ईस्वी में। फिर आते हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह महाराणा सांगा जो 1509 से लेके 27 तक रहे थे। खातौली का युद्ध हुआ संग्राम सिंह के टाइम में। 1517 में सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें सांगा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है। गागरोन का युद्ध हुआ 1518 में। राणा ने मालवा शासक महमूद खिलजी द्वितीय व गुजरात शासक मोहम्मद शाह द्वितीय को पराजित किया था। ध्यान में रखना। गागरोन का युद्ध। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में हुआ। सांगा ने बाबर की सेना को पराजित कर बयाना का किला जीत लिया। खानवा का युद्ध जो मार्च 1527 में हुआ, बाबर ने सांगा को पराजित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है खानवा का युद्ध। कब हुआ था? मार्च 1527 में। बाबर ने सांगा को इस बार पराजित कर दिया। सांगा की मृत्यु हो गई थी 1528 में, बसवा में हुई थी। सांगा की मृत्यु के उपरांत विक्रमादित्य शासक बना, जो क्या था? नाबालिग था। संरक्षिका सांगा की पत्नी थी, कर्णवती बनी थी। 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या किया था? मेवाड़ पर आक्रमण किया था। सहायता हेतु कर्णवती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की, वह बहादुर शाह का मेवाड़ पे कब्जा हो गया था और काफ़ी लूटपाट भी की थी। फिर हुमायूं काफ़ी लेट आया था। ठीक है। ये बातें सबको ध्यान में, बस ये इंपॉर्टेंट बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। संग्राम सिंह के बारे में बहुत महत्वपूर्ण शासक था, ये प्रतापी शासक था। फिर आते हैं उदय सिंह 1537 से 72। उदय के समय अकबर ने 1567 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया व उसे जीत लिया। उदय सिंह के दो सेनापति जयमल व फत्ता ने अकबर का बहादुरी से मुकाबला किया, किंतु वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। फिर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 में राणा प्रताप मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर गोकुंदा। ठीक है। अकबर ने प्रताप को समझाने हेतु 4 शिष्ट मंडल भेजे थे, जिन्हें हम जम भट्ट के नाम से शॉर्ट ट्रिक है जम भट्ट, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। 1576 में प्रताप व अकबर के सेनापति, ध्यान में रखना है, प्रताप और अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अफगान सेनापति हकीम खां सुर राणा की तरफ से लड़ा था। तो अफगान, इसमें अकबर के सेनापति कौन है? हिंदू है मान सिंह, और प्रताप के सेनापति कौन है? मुस्लिम है हकीम खां सूरी। भामा शाह ने राणा को आर्थिक सहायता दी थी। तो पूछा जाता है कि किसने सहायता की थी? आर्थिक सहायता तो भामा शाह ने की थी। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मापोली भी कहा जाता है। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। फिर आता है अमर सिंह प्रथम, प्रताप का पुत्र था अमर सिंह प्रथम। मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी इनके टाइम में 1615 में। मेवाड़ शासक अमर सिंह ने मुगल शासक जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चित्रकला का सर्वाधिक विकास अमर सिंह के समय में ही हुआ था। पूछा जाए कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके टाइम में हुआ था? तो अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। कौन थे? प्रताप का पुत्र था। जगत सिंह प्रथम पिछोला झील से में जग मंदिर महल बनवाया था। जगत सिंह के समय में ही प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहां ने मेवाड़ से स्वतंत्र कर दी थी। फिर आते हैं रतन सिंह, इनको पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें नेक्स्ट में अपन जो जितने भी राजपूत राज्य हैं, जितने भी शासक आते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।